नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अपने राजस्थान दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं और उन्होंने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन मसले पर कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही, इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी जरूरी है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि हमारी जगह जो पहले फिंगर 4 पर थी, लेकिन सरकार ने अब फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी? प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दें। राहुल गांधी ने देपसांग मसले पर भी कहा कि यहां से चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी। ये साफ है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पवित्र जमीन को चीन को दे दिया है। राहुल बोले, पीएम मोदी ने चीन के सामने माथा टेक दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना पैंगोंग में मौजूद थी, हमारी सेना ने जोखिम लिया और चीन का मुकाबला किया। सरकार देश की सेनाओं को धोखा दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। यहां कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी और जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ डिनर करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश के साथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के आवास पर सभी सांसद जुटेंगे। सीएम बजट पर मौजूदा सांसदों के सुझाव लेंगे। किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीति हालात समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और चंडीगढ़ प्रशासन की कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिला है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी तक 3 प्राइवेट मेंबर बिल भी मिले हैं। इनमें कृषि कानूनों पर चर्चा कराने की मांग की गई। सत्र की कार्रवाई के लिए अभी तक 250 सदस्यों में प्रश्न मिले। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। गृह मंत्री ने इसे लेकर कई प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की तलाश में तरफ से कोई दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अनैतिक तरीके से धर्म परिवर्तन करने के प्रयास पर रोक लगेगी। समिति के लाए गए शुरुआती प्रारूप के सभी पहलुओं पर एक विचार किया गया। अनिल विज ने कहा कि बाकी प्रदेशों में इस विषय पर बने कानून का भी अध्ययन किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायाब सैनी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। कहा, विपक्ष अभी तक कानूनों की कमियां गिना नहीं पाया, जबकि मोदी सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए ये काम कर रही है। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने कहा कि इन कानूनों से किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसानों के भले के लिए ही ये फैसला लिया गया। सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने इनको कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौटाला ने कहा कि 3 कृषि कानून राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे। किसान मालामाल होगा तभी तो ये देश खुशहाल होगा। सरकार ने किसानों को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का काम किया। अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओपी चौटाला ने कहा, हमारे खून में त्याग है। खुशी की बात है कि उनकी पार्टी देवीलाल की नीति पर चलने का काम कर रही है। सरकार के गलत फैसले की वजह से कई नागरिक परेशान। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों पर तंज कसा। दीपेंद्र ने एमएसपी को लेकर भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कहा, सरकार को एमएसपी पर कानून जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जब 2007 में हुड्डा सरकार की फॉर्मेट में जुड़े नियम था तो उसमें एमएसपी पर खरीदी जरूरी रखी।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं, ऐसे में सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। दीपेंद्र ने कहा कि किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 70 साल में बहुत कुछ रिकॉर्ड मोदी सरकार में बने। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा। मोदी सरकार ने विभागों का बजट घटाया। सिंधु बॉर्डर के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता 3 कृषि कानून के खिलाफ 88 दिनों से धरना प्रदर्शन पे जारी। किसान नेता राकेश ने केंद्र सरकार की अपील पर फिर 2 टूक में जवाब देते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश ने कहा कि किसान आंदोलन का ही असर है कि आज संसद में भी किसानों के मुद्दे पर बहस हो रही है। किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक और किसान ने दम तोड़ा। 72 वर्षीय मृतक किसान पंजाब के मोगा का रहने वाला। अब तक 19 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। किसान की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन का हिस्सा था। सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली बॉर्डर के बाद अब हरियाणा में भी किसानों के लिए पिज्जा का लंगर लगा दिया गया है। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों का फतेहाबाद में पिज्जा का लंगर खिलाया गया। फतेहाबाद के बाईपास पर किसानों के लिए बीते 60 दिनों से लंगर चल रहा है, जहां पर पहले किसानों के लिए दाल और रोटी का प्रबंध था, लेकिन अब लंगर में पिज्जा का भी प्रबंध किया गया है। पिज्जा का लंगर लगाने वाले एलनाबाद निवासी, जिनका कहना है कि उनकी पिज्जा की दुकान है, वो किसानों की सेवा करने के लिए ही लंगर लगा रहे हैं। सिरसा में कर्मचारी और मजदूर के उप मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर पुलिस ने नाकेबंदी की और चौटाला आवास की तरफ जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गलियों में भी बैरिकेडिंग की गई, आवाजाही रोकी गई, वाहनों के रूट को डायवर्ट किया गया, वैकल्पिक रास्तों को वाहनों को भेजा गया। पुलिस की 4 कंपनियों को उप मुख्यमंत्री आवास के सामने तैनात किया गया। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि रिटायर्ड शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अब 11वीं और 12वीं क्लास का सिलेबस पूरा करने के लिए ये नियुक्ति की गई। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की सेवानिवृत्त टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा निवेदन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन अध्यापकों की नियुक्ति अब 30 अप्रैल 2021 तक होगी। इन भर्तियों के लिए विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस महीने तक नियुक्ति की प्रोसेस पूरी होगी ताकि अगले महीने से एग्जाम की तैयारियां शुरू हो सके। कैथल में बस अड्डे पर निर्मल ताऊ यात्रियों में स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगी। अब रोडवेज डिपो ने पहली बार इस मुहिम की शुरुआत की। अक्सर बस अड्डे पर आने वाले यात्री कचरा डाल देते हैं, जबकि अड्डे पर विभाग की तरफ से डस्टबिन भी रखे गए हैं। इसके बावजूद लोग वहां कचरा इधर उधर बिखेर देते हैं। कई बार बस अड्डे पर बैठे कर्मचारी भी लोगों को गंदगी फैलने से रोकते हैं, तो उल्टा उन्हें समझाने की बजाय उनसे ही बहस हो जाती है। इसी के मद्देनजर कैथल डिपो की तरफ से ये मुहिम की शुरुआत की गई। भिवानी में नया बस अड्डे के सामने गेस्ट हाउस में महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतक महिला गांव की रहने वाली। आपको बता दें कि 2 बच्चों की मां है मृतक महिला। बताया जा रहा है कि महिला अपने गांव से दोस्त के साथ होटल में आई थी। दोनों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला की लाश को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। महिला के साथ आए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेफ्ट फ्रंट ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में बंद का मामूली असर देखने को मिला। हावड़ा ब्रिज पर सरकारी बसें चलती नजर आई, लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन प्रीपेड टैक्स नदारद नजर आया।
बंद के दौरान वाम दलों और कांग्रेस कार्यकर्ता अशोकनगर उत्तर 24 परगना में सड़क को बंद किया गया। राज्य में 12 घंटे के बंद के दौरान अलग अलग हिस्सों में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगह ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। सिलीगुड़ी में सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। वामपंथी पार्टियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी के विरोध में लेफ्ट में पश्चिम बंगाल में 12 घंटे बंद बुलाया गया। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी के साथ ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम राहत कार्यों में जुटी। चमोली त्रासदी में अब तक 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लापता की तलाश है। इससे पहले अचानक ऋषि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा था। इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। चुनिंदा मेंबर्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देश ने सिर्फ 26 दिनों में 70 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना वैक्सीन लगाने में कामयाबी पाई। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को इस आंकड़े तक पहुंचने में 27 और 38 दिनों लगे। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 74 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत अब हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भेलूपुर थाने में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सहित 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ आईटी एक्ट और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरिजा शंकर का आरोप है कि व्हाट्सएप के ग्रुप पर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल पर फोन करने पर धमकी भरे कॉल आने लगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर स्वामी दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। चरखी दादरी के नगर परिषद में श्रम दिव्यांग अधिकारी कल्याण समिति ने मीटिंग की जिसमें दिव्यांगों को असुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। दिव्यांगों ने बताया कि फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिव्यांगों को दर दर भटकना पड़ता है। कई बार उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। विकलांग समिति ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्वास्थ्य विभाग की अपील की कि दादरी में ही सुविधा दी जाए। नारनौल क्षेत्र के गांव राजथल में एक कार और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई जिससे स्कूली सवार बस में सवार छात्रा को मामूली चोटें आई। वहीं कार में सवार व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि धुंध के कारण एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि स्कूल की तरफ से जिन की तरफ से आ रही थी। स्कूल बस का बैलेंस खराब होने की वजह से सीधी टक्कर हो गई। पंचकुला के सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध जताया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन की जानी चाहिए ताकि परेशानियों का सामना न करना पड़े। चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का मकान देना और सरकारी महकमों को निजीकरण किया जाना चाहिए। रेवाड़ी में लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक लाइटें लगाई गई लेकिन कुछ दिन बाद ही ट्रैफिक लाइटें चलना बंद हो गई। शहर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं लेकिन उनका भी यही हाल है। टिकरी बॉर्डर पर 9 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ बाईपास पर किसान महापंचायत शुरू हुई। हरियाणा की सभी खाप महापंचायत में शामिल हुई। इसके अलावा किसान नेता राकेश गुमनाम और बलबीर भी पहुंचे। टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के आंदोलन स्थल पर अब सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। आंदोलन स्थल पर खड़ी ट्रॉलियों में भी वाईफाई लगाए गए ताकि सरकार अगर यहां पर इंटरनेट बंद करती है तो फिर उन्हें अपनी सूचनाएं भेजने में आसानी होगी।
गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। लुटेरों ने कंपनी के वर्कर्स के साथ बैंक से रुपये लेकर आने वाले कंपनी के कर्मचारी से लूट की थी। 1,70,000 रुपए की लूट, लैपटॉप लेकर फरार हुए थे। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच हुए विवाद पर रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम डीजी को ज्ञापन दिया। समर्थकों ने सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ एफआईआर को कैंसिल करने की मांग की। सुबह के गृह मंत्री अनिल विज ने भाई को अभद्र शब्द कहने का आरोप डीआईजी पर लगाया गया था, जिसके बाद डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड करने के खिलाफ अंबाला में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भिवानी के वार्ड 21 के पार्षद हरिराम ने वार्ड में गली निर्माण, सीवर, पानी और स्ट्रीट लाइटों में काम नहीं होने की वजह से कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर इस्तीफा दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, जो यहां पर वार्ड रिजर्व हैं। यहां के लोगों की कोई समस्या नहीं सुनी जाती। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन के आगमन पर नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। एनआरएमयू ने रेलवे स्टेशन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपनी भड़ास निकाली। यूनियन नेता अजय गौड़ ने कहा कि यह प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है। फतेहाबाद पुलिस ने महिला तस्कर की हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। महिला के पास से 7 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। बटुए में छुपाकर तस्करी करती थी महिला। कोसली के गांव झाल में पिछले कई वर्षों से बीपीएल प्लांट में कब्जाधारियों का कब्जा था, जिसे अब जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से छुड़वाकर लाभार्थियों को लाभ दिलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पंचायत द्वारा 100 वर्ग गज के प्लांट प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वो उन सुविधाओं से वंचित रहे। सीसा नगर परिषद की टीम ने शहर के कई बाजारों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान के तहत कई दुकानों और सामानों को जब्त किया गया। पानीपत के लघु सचिवालय में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने उपायुक्त के माध्यम से कुरुक्षेत्र विधानसभा कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत पुलिस कर्मचारी, पंचायती राज विभाग और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में पहुंचने वाले मरीजों को अगर रोहतक, सोनीपत रेफर किया जाता है तो सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती। इसको लेकर इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के एक व्यक्ति पर 4 लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। यह हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर हुए विवाद को लेकर हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के दावे से उलट रिंकू के परिजनों का कहना है कि हत्या राम मंदिर के कारण हुई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम और जाहिद और मोहम्मद मोहताब के रूप में की है। रिंकू के परिवार का दावा है कि मजहबी नफरत और खतरनाक मानसिकता की वजह से हत्या की गई। रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वारदात बर्थडे पार्टी पर हुई थी। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन पर कहा कि भारत में सबसे तेज वैक्सीनेशन हो रहा है। सिर्फ 26 दिन में 70 लाख से अधिक का टीकाकरण किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरफ से वैक्सीन के व्यापक इंतजाम किए गए। WHO ने मंजूरी दी। WHO के पैनल की मंजूरी
में कहा गया कि ऐसे समय में वैक्सीन आई जब इसका प्रभाव साउथ अफ्रीका में सवाल खड़े कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने कहा कि एंट्रोजेनिक की कोरोना वैक्सीन सुविधा और प्रभावी है, इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। WHO के अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन के 2 डोज जरूरी है, 8 से 12 सप्ताह के अंतर्गत दी जानी चाहिए। पैनल ने यह भी कहा कि वैक्सीन 65 और उससे ज्यादा उम्र वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। भारतीय रेलवे एक और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। 3 AC कोच में सफर करना अब और भी सुविधाजनक और सस्ता होगा। रेलवे ने अपनी पहले वातानुकूल 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत कर दी है। 3 टियर एसी कोच के नए डिजाइन में कई तरह की सुविधाएं मिल पाएगी।